गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन यहाँ पर आवर्त बीजी पादपों में जनन जो पहली यूनिट का पहला लेसन है उसका पार्ट सेकंड अपन यहाँ पर देख रहे हैं, शुरू करेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन की जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत एक तो आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं, किस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद प्रकार का पीढ़ी एकांतरण आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करी थी। आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती है, तो दो प्रकार का जनन, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन आवर्त बीजी पादपों के अंदर देखा जा सकता है। अलैंगिक जनन के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर अपन ने दो प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था। एक विधि थी अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी और दूसरी विधि है कायिक जनन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अनिषेक बीजता के अंदर बिना किसी निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया होगी जिसे अपन ने एगेमोस्पर्मी कहा था, और कायिक प्रवर्धन जिसमें पादप के 3 का एक भाग जड़, तना एवं पत्ती, इनके द्वारा अपन उनके ही समान नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन हो सकता है और दूसरा कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन हो सकता है। पहले पार्ट के अंदर अपन ने कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अपन ने पढ़ा था, और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है वो 4 प्रकार की विधियों से हो सकता है। पादप के 3 का एक भाग तना द्वारा कायिक प्रवर्धन हो सकता है प्राकृतिक रूप से। तने के विभिन्न प्रकार के रूपांतरण जो है वो अपने ही समान नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। जड़ों द्वारा भी अपन ने प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को देखा था। इसी प्रकार पर्ण द्वारा भी प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को अपन ने देखा है। और जनन संरचनाएं जिसके अंतर्गत पत्र कलिकाएं बुलबिल्स जिन्हें अपन ने कहा था, उनके द्वारा भी वहां पर प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण हुआ था। पार्ट सेकंड के अंदर अपन आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन की जो विधियां थी जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी हमने पहली प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधि अपन ने पढ़ ली थी, और दूसरे नंबर की विधि जो है वो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसे अपन ने कहा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। सबसे पहले यदि अगर अपन देखते हैं तो पादप के 3 का एक भाग जड़, तना एवं पत्ती, इनके द्वारा प्राकृतिक रूप से तो कायिक प्रवर्धन हो ही सकता है, लेकिन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अतिरिक्त यदि अगर कायिक प्रवर्धन की विधियों को मानवीय गतिविधियों के द्वारा संचालित किया जाए, उसके अंदर मानवीय गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए, तो इस प्रकार के प्रवर्धन को अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाएगा? मानव गतिविधियों द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को संपादित कर दिया जाएगा, मानव गतिविधियों द्वारा। साथ ही साथ इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा अपन उन्नत किस्म के जो पादप हैं, उन्नत किस्म के पादप का विकास यहां पर किया जा सकता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वह मानवीय गतिविधियों द्वारा संचालित होगा, और इस कृत्रिम प्रवर्धन के द्वारा उन्नत प्रकार के जो पादप होंगे उनका निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। अब देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है, इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को अपन 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसकी 3 प्रकार की विधियां हो सकती है। पहला होगा कर्तन विधि बाय कटिंग, दूसरे नंबर की विधि है रोपण विधि, ग्राफ्टिंग, और तीसरे नंबर की विधि है दाब विधि, जिसे कहा जाएगा लेयरिंग।
तो 3 प्रकार की विधियां जो है वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की अपनाई जा सकती है। सबसे पहली विधि जो है वो कर्तन विधि है, बाय कटिंग। जैसा कि नाम से अपन देख सकते हैं कर्तन विधि मतलब काटना। इस विधि के अंतर्गत अपन पादप के 2 भाग को यूज में ले सकते हैं। एक पादप का तना वाला भाग अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं और दूसरा पादप का जड़ वाला भाग अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। किस प्रकार से पादप के तने एवं जड़ द्वारा कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है? कटिंग विधि द्वारा। तो यहाँ पर कर्तन विधि जो है वो 2 प्रकार से हो सकती है। 2 प्रकार के पार्ट्स यहाँ पर यूज में हो रहे हैं पादप के। तो पहला भाग है तना द्वारा यहाँ पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कर्तन विधि को अपनाया जा सकता है। तने द्वारा किस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाएगा? देखिए, ये पादप का कोई भी स्टेम वाला भाग है, तना वाला भाग है। इस तने वाले भाग को बीच में से यहां से कट कर दिया जाएगा और यह विधि जो है वो कहलाएगी तना कर्तन विधि। और इस काटे गए भाग को, जो आपने तने का भाग काटा है, इस काटे वाले भाग को अपन पास ही स्थित सॉइल के अंदर इसे व्यवस्थित कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद देखोगे आप कि इसके कटे वाले निचले वाले जो स्थान है, इस निचले वाले स्थान पर अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो विकसित हो जाती है और यह तना वाला जो भाग है, काटा गया जो भाग है, वो धीरे धीरे एक नए पादप के रूप में निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से तने द्वारा कर्तन विधि द्वारा अपन यहाँ पर एक नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि को आप सामान्य रूप से किसके अंदर देख सकते हो? नींबू के अंदर आप इस प्रकार की विधि को अपना सकते हो। अमरूद के अंदर भी अपन इस प्रकार की विधि को अपना सकते हैं और साथ ही साथ गुलाब, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, उसके अंदर भी अपन तना कर्तन विधि द्वारा अपने ही समान नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। आपने देखा होगा बगीचों के अंदर गुलाब के पादप जो है वो बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं, लेकिन गुलाब जो है वो एक झाड़ी स्वभाव का पादप है, जिसमें एक पादप जो है वो झाड़ी के रूप में अलग अलग शाखाओं के रूप में विकसित होता है। उस विकसित पादप की किसी भी एक शाखा जो तने के रूप में उपस्थित होती है, उस शाखा को लेकर के बीच में से उसे कट कर दिया जाता है और उसके काटे गए भाग को पास से स्थित मृदा के अंदर गाड़ दिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर इस काटे गए निचले वाले भाग पर, जिसको आपने मृदा के नीचे के अंदर दबाया था, सॉइल के नीचे की ओर दबाया था, उसमें अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट यहाँ पर विकसित हो जाती है और धीरे धीरे यह तना वाला जो भाग है वो एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से तना कर्तन विधि द्वारा अपन कृत्रिम रूप से एक नए पादप का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जब अपन कर्तन विधि अपना रहे हैं तो कर्तन विधि के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है कि किस प्रकार से कर्तन विधि जो है वो पूरी तरीके से सक्सेस हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो काटा गया जो भाग है, इस काटे गए भाग के अंदर अपस्थानिक जड़ें विकसित करने का गुण यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ जिस स्थान पर, जिस सॉइल के अंदर, जिस मृदा के अंदर आपने इसको गाड़ा है, जहाँ पर आपने इसको व्यवस्थित किया है, उस मृदा के अंदर सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व, अर्थात इस पादप के विकास के लिए, इस पादप भाग के विकास के लिए जो आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां जो मृदा के अंदर होनी चाहिए, वो सभी प्रकार की परिस्थितियां जो है वो इस सॉइल के अंदर होनी चाहिए। सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व इस मृदा के अंदर पाए जाने चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पर अपन विधि देख रहे हैं कर्तन विधि के अंदर, जिसे अपन कहेंगे मूल कर्तन विधि। मूल द्वारा मूल कर्तन विधि। जिस प्रकार से अपन ने तना कर्तन विधि को अपनाया है, उसी प्रकार से अपन मूल कर्तन विधि को भी अपना सकते हैं। पादप के कोई भी पादप और उस पादप का यदि अगर कोई भी जड़ वाला भाग है, उस जड़ वाले भाग की किसी भी एक शाखा का अपन यहाँ पर कर्तन विधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये जड़ की कोई भी एक शाखा है जिसको आप कर्तन विधि के रूप में उपयोग कर सकते हो और इस शाखा को लेकर के इसको भी बिल्कुल तने के समान, जिस प्रकार से तने को अपन ने मध्य में से काटा था, उसी प्रकार से अपन इसको भी मध्य में से कट कर देते हैं चाकू अथवा कैंची की सहायता से और इस कटे हुए भाग को पास ही स्थित मृदा के अंदर फिर से अपन व्यवस्थित कर देते हैं। मूल कर्तन विधि के अंतर्गत अपन को यह ध्यान रखना होता है कि जो भी आपने काटा गया जो भाग है उसको सदैव ऊर्ध्व स्थिति के रूप में, इरेक्ट रूप में यहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है
और साथ ही साथ जब यहाँ पर काटे हुए भाग पर धीरे धीरे अपस्थानिक जड़ें जो है वो विकसित होने लगती है और इसका सूट वाला भाग, प्रोरो वाला भाग जो है वो विकसित होने लगता है और इस भाग के द्वारा भी यहाँ पर फिर से अपने ही समान एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मूल कर्तन विधि द्वारा भी अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा इसके ही समान नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। मूल कर्तन विधि जो है वो अपन सामान्यतः किसके अंदर अपना सकते हैं, तो शीशम वाला जो पादप है, साथ ही साथ अमरूद जो है उसके अंदर भी अपन मूल कर्तन विधि को अपना सकते हैं। चलिए देखिए, दूसरे नंबर की अब विधि है आपके पास में रोपण विधि। पहली विधि थी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अपन पढ़ रहे हैं और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को अपन ने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। 3 प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि है कर्तन विधि, दूसरी रोपण विधि है और तीसरी दाब विधि है। कर्तन विधि जो है वो पादप के 2 भागों पर अपनाई जा सकती है। एक तने वाले भाग पर भी कर्तन विधि को अपनाया जा सकता है और जड़ वाले भाग पर भी कर्तन विधि को अपनाया जा सकता है। दोनों ही भागों के अंदर, दोनों ही प्रकार की विधियों के अंदर, चाहे तना कर्तन हो चाहे मूल कर्तन हो, दोनों ही विधियों के अंदर तना एवं मूल वाले भाग को बीच में से कट किया जाएगा और उसके काटे गए भाग को उसके पास ही स्थित अनुकूल परिस्थितियों वाली मृदा के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाएगा। कुछ ही समय के पश्चात काटे गए भाग के निचली सतह से अपस्थानिक जड़ें विकसित होने लगती है और संपूर्ण पादप भाग जो है वो एक नए पादप के रूप में निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 प्रकार की विधियां हैं, कर्तन विधि। सेकेंड नंबर अपन देख रहे हैं रोपण विधि, ग्राफ्टिंग विधि। यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ग्राफ्टिंग विधि जो है यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें एक ही स्पीसीज के, एक ही प्रजाति की 2 प्रकार की किस्मों को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हेतु अपनाया जाता है। अर्थात यहां पर इस रोपण विधि के अंदर, ग्राफ्टिंग विधि के अंदर अपन एक ही प्रजाति के 2 प्रकार की किस्म अर्थात 2 पादपों का अपन यहां पर उपयोग कर सकते हैं। एक पादप ए और दूसरा पादप बी। ए जो पादप होगा, जो पहला पादप होगा, इस पहला पादप जो है यह उच्च गुणवत्ता वाला लिया जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला पादप लिया जाएगा। जबकि दूसरे नंबर का जो पादप अपन ने लिया है यह निम्न गुणवत्ता वाला पादप होगा, निम्न गुणवत्ता वाला पादप होगा। उच्च गुणवत्ता वाला जो पादप है, इस पादप का तने से ऊपर वाला भाग लिया जाएगा, तने का शाखा युक्त भाग लिया जाएगा, तने का शाखा युक्त भाग लिया जाएगा। जबकि जो दूसरा पादप है, इस दूसरे पादप का तने का निचला जड़ युक्त भाग लिया जाएगा, निचला जड़ युक्त भाग यहां पर प्रयुक्त किया जाएगा। जो पहला पादप है जिसका आपने तने का शाखा युक्त जो ऊपरी वाला जो भाग लिया है, जिस पर शाखाएं लगी हुई है, पत्तियां विकसित हो रही है, जो भाग अपन ने लिया है, इस भाग को यहां पर साइओन कहा जाएगा, साइओन कहा जाएगा, स्कंद जिसे अपन कह सकते हैं। और दूसरा जो भाग होगा, दूसरे वाले पादप का जो निचला वाला भाग होगा, इसे यहां पर स्टोक कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कोई भी पादप, ये पादप है और इस पादप का ये जड़, तना एवं पत्ती युक्त भाग, तो इस पादप का जो तने से ऊपर वाला जो भाग है, यह इसका यहां पर चयन किया जाएगा, जिसे अपन ने कहा था साइओन। और दूसरा जो पादप है, जो निम्न गुणवत्ता वाला पादप है, उसमें भी जड़, तना एवं पत्ती युक्त शाखा युक्त भाग, और इसका यहाँ पर तने से निचला वाला जो भाग है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया जाएगा, जिसे कहा जाएगा स्टोक।
ठीक है। अब ये जो दोनों भाग है आपके पास में साइयोन और स्टोक, इस स्टोक वाले भाग पर पहले पादप का जो साइयोन वाला भाग है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि दोनों पादप भागों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। तो जैसे मान करके चलिए यहां पर अपन ने जो बी पादप है उस बी पादप का तने से निचले वाला भाग लिया है जड़युक्त भाग, और दूसरा पादप है पहला जो पादप था ए वाला पादप जिसका अपन ने तने से ऊपरी वाला भाग लिया है शाखा युक्त भाग। और इन दोनों पादप भागों में इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, या इस प्रकार से यहाँ पर दोनों पादप भागों के अंदर खांच की जाएगी जिसके द्वारा ये दोनों पादप भाग एक दूसरे के संपर्क में आ सके और इनको अपन मजबूती से किसी भी धागे की सहायता से या कपड़े की सहायता से अपन इनसे बांध देते हैं। और जब भी इन दोनों पादप भागों का कैम्बियम पादप ए और पादप बी, स्टोक और साइयोन, जब इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो यह एक नए पादप के रूप में आगे जाकर के विकसित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरे नंबर की विधि है जिसे अपन रोपण विधि कहते हैं। क्या है देखिए, ग्राफ्टिंग इसे कहा जाता है। और इस रोपण विधि जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंदर एक ही प्रजाति की दो प्रकार की किस्मों को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हेतु अपनाया जाता है। अर्थात अपन यहाँ पर दो प्रकार के पादपों का चयन करेंगे जिसमें पहला पादप होगा यह उच्च गुणवत्ता वाला होगा और दूसरा पादप होगा यह निम्न गुणवत्ता वाला पादप होगा। जो उच्च गुणवत्ता वाला पादप होगा उससे उसके तने का शाखा युक्त भाग लिया जाएगा, ऊपर वाला भाग लिया जाएगा, तने से ऊपर वाला भाग लिया जाएगा जिसे साइयोन कहा जाएगा। और दूसरा जो पादप अपन ने लिया है उसका तने का निचला जड़युक्त भाग लिया जाएगा जिसे अपन स्टोक कहेंगे। ठीक है, नीचे से तने से नीचे वाला भाग स्टोक वाला भाग। और इस स्टोक वाले भाग पर पादप बी के निचला जो स्टोक वाला भाग है उस पर पादप ए के साइयोन वाले भाग को व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाए और इन्हें मजबूती से स्थिर रखने के लिए किसी धागे या कपड़े की सहायता से अपन बांध देते हैं। जब भी इन दोनों पादप भागों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आता है, वेस्कुलर टिश्यू एक दूसरे के संपर्क में आता है, परिवहन इनका शुरू हो जाता है, तब यह एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि है यह कहलाती है ग्राफ्टिंग विधि, रोपण विधि। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग विधि जो है इसको चार भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्राफ्टिंग विधि को भी अपन चार प्रकार से अपना सकते हैं। क्यों चार प्रकार से क्यों अपनाया जा सकता है इसको? यहाँ पर जब आप स्टोक वाले भाग पर साइयोन वाले भाग को जब आप व्यवस्थित करते हो तो व्यवस्थित करने के साथ आपको स्टोक और साइयोन वाले भाग पर, तने वाले भाग पर किस प्रकार का चीरा आप लगाते हो और उस चीरे के प्रकार के आधार पर रोपण विधि जो है वो चार प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी। सबसे पहले विधि है जिव्यारोपण विधि। जिव्यारोपण विधि, विहिप विधि इसे बोला जाता है। देखिए क्या होता है जिव्यारोपण विधि, वही रोपण विधि का प्रकार है जिसमें वही दो प्रकार के पादपों का चयन किया जाएगा। एक पादप उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, दूसरा पादप निम्न गुणवत्ता वाला होना चाहिए। पहले पादप का तने का शाखा युक्त भाग लिया जाएगा जिसे साइयोन कहा जाएगा, दूसरे पादप का तने का निचला जड़युक्त भाग लिया जाएगा जिसे स्टोक कहा जाएगा। लेकिन जिव्यारोपण विधि के अंतर्गत अपन इन दोनों पादप भागों को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रकार का चीरा अपन यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए जिव्यारोपण विधि के अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले तो जिव्यारोपण विधि के अंतर्गत यहाँ देखते हैं अपन इधर की तरफ। पहली है जिव्यारोपण विधि। जिव्यारोपण विधि देखिए यहां पर जो दोनों पादप होंगे
जो दोनों पादप अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हेतु रोपण विधि हेतु प्रयुक्त करेंगे, दोनों पादप के तनों का व्यास एक समान होना चाहिए। तनों का व्यास कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। साथ ही साथ तनों के सिरों पर एक ही समान प्रकार का चीरा, जिसे अपन कट कह सकते हैं, कट लगाया जाता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। जैसे मानकर चलिए ये आपके पास में पादप है, पादप भी जो निम्न गुणवत्ता वाला पादप है, और उस पादप का आपने निचला वाला भाग लिया है, तने से निचला वाला भाग, जिसे आपने कहा है स्टॉक। दूसरा है पादप बी, पादप ए, जिसका शाखा युक्त आपने भाग लिया है, जिसे आपने कहा है साइओन। आप इन दोनों पादप भागों को आपस में एक दूसरे से मिलाने के लिए देखो, पहले तो दोनों पादप के जो तनों हैं उनका व्यास एक समान है, दोनों ही एक समान प्रकार की मोटाई के हैं, एक समान प्रकार की मोटाई के हैं। साथ ही साथ तनों के सिरों पर एक ही समान प्रकार का चीरा लगाया जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पर इस प्रकार से एक वी शेप प्रकार का यहाँ पर अपन यहाँ पर कट कर देते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी अपन एक वी शेप प्रकार का कट कर देते हैं, और जब इन दोनों को अपन एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो ये साइओन वाला जो भाग है वो स्टॉक वाले भाग पर आसानी से व्यवस्थित हो सकता है। तो देखिए ये साइओन वाला जो भाग है इसका इस प्रकार का कट यहाँ पर बना है, और स्टॉक वाला जो भाग है उसका इस प्रकार का कट जो है वो यहाँ पर बना है, और ये दोनों पादप भाग एक दूसरे के ऊपर आसानी से व्यवस्थित हो सकते हैं। और इनको व्यवस्थित करने के बाद चारों तरफ से अपन इसको मजबूत धागे अथवा कपड़े की सहायता से बांध देते हैं। जब भी दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आएगा, यह एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की विधि जो है वह कहलाती है जिव्यारोपण विधि। चलिए दूसरे नंबर की जो विधि है वो है आपके पास में कलिका रोपण विधि। कलिका रोपण विधि, कलिका रोपण विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा? कलिका रोपण विधि के अंतर्गत जो स्टॉक वाला जो भाग है आपके पास में, स्टॉक भाग का व्यास अधिक होगा। साथ ही साथ इस स्टॉक वाला जो भाग है, स्टॉक भाग की जो छाल है उस छाल पर एक टी आकार का, टी साइज का चीरा लगाया जाता है। टी आकार का चीरा लगाया जाता है, और इस टी आकार के चीरे पर, टी आकार के चीरे पर उसी पादुस जो आपके पास में उच्च गुणवत्ता वाला पादप है, पादप ए की शाखा से किसी एक कलिका को चयनित करके उसे व्यवस्थित कर दिया जाता है, उसे व्यवस्थित कर दिया जाता है। देखिए किस प्रकार से, मान कर चलिए ये आपके पास में पादप बी है, और पादप बी का ये नीचे वाला भाग है, स्टॉक वाला भाग है, और इस पादप बी के जो तना वाला जो भाग है इस पर एक निर्जीव छाल उपस्थित होती है, और उस छाल पर अपन एक टी आकार का चीरा यहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रकार से एक टी आकार का चीरा जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है, और इस टी आकार के चीरे में
दूसरा जो पादप है, जो पहला नंबर का जो पादप है, जो उच्च गुणवत्ता वाला पादप है, जो शाखा युक्त भाग है, उसकी शाखा में से किसी एक कलिका बड का यहाँ पर चयन कर लिया जाता है और उस बड को यहाँ पर इस टी आकार के चीरे के अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाता है और धागे से बांध करके इसे छोड़ दिया जाता है। कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि इसी कलिका से आगे जाकर के जब इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तो ये भी आगे जाकर के अपने समान नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो यह है आपके पास में दूसरे नंबर की विधि है कलिका रोपण विधि। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर की जो विधि है वो है आपके पास में क्राउन विधि। क्राउन विधि, क्राउन विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा? क्राउन विधि के अंतर्गत जो आपके पास में पादप बी है, पादप बी जिसका आप स्टॉक वाला भाग चयनित करते हो, स्टॉक वाला जो भाग है, स्टॉक वाला भाग यह अधिक व्यास का होगा, अधिक व्यास का होता है। और जो पादप ए है जिसका आप साइयोन वाला भाग चयनित करते हो, इसमें आप कई छोटे छोटे टुकड़े, कई छोटे छोटे टुकड़े जो कम व्यास के हो सकते हैं, कम व्यास के हो सकते हैं, ठीक है ना, उनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और इस स्टॉक वाले भाग पर इस साइयोन वाले भाग के जो कई टुकड़े आपने लिए हैं उनको सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कर दिया जाएगा। देखिए किस प्रकार से ये पादप भी है जिसका स्टॉक वाला भाग है जो अधिक व्यास का आपने लिया है, और दूसरा पादप भाग जो है जो उसका साइयोन वाला जो भाग है उसके आप इस प्रकार के छोटे छोटे व्यास के कई सारे पीस जो हैं टुकड़े आप यहाँ पर लेते हो और इन टुकड़ों को आप इसकी परिधि की चारों ओर खांच करके व्यवस्थित कर देते हो। इस प्रकार से इन्हें, जैसे ये साइयोन वाला भाग है, उनको अपन ने स्टॉक वाले भाग पर इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया, एक पीस, दूसरा पीस और ये तीसरा पीस, ठीक है। तो इस प्रकार की जो विधि है यह क्राउन विधि कहलाती है। जब दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो ये वाला पादप भाग भी जो है वो एक नए पादप का यहाँ पर निर्माण कर देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो विधि है यह विधि कहलाती है आपके पास में क्राउन विधि, ठीक है। चलिए और चौथे नंबर की जो विधि है वो है वेज विधि। वेज विधि, चौथे नंबर की वेज विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो पादप ए है आपके पास में, पादप ए, ठीक है, और पादप बी। पादप ए का आपने लिया था साइयोन वाला भाग और पादप बी जो है उसका आपने लिया है स्टॉक वाला भाग, ठीक है। यहाँ पर दोनों पादप भाग जो है वो समान व्यास के होंगे, दोनों का व्यास एक समान होगा, लेकिन स्टॉक वाला जो भाग है, इस स्टॉक वाले भाग पर तो वी आकार का चीरा लगाया जाएगा, वी आकार का चीरा लगाया जाएगा, जबकि साइयोन वाला जो भाग है इस पर गेज के आकार का चीरा लगाया जाएगा, गेज के आकार का चीरा लगाया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से देखिए, ये पादप है आपके पास में पादप बी जिसका स्टॉक वाला भाग है और इसके स्टॉक वाले भाग पर आप इस प्रकार से वी आकार का चीरा लगा दें। और दूसरा जो पादप है, पादप भाग है जिसका आपने स्कंद वाला भाग लिया है और इस स्कंद वाले भाग पर आप गेज के आकार का, जो इस वी वाले भाग के अंदर आसानी से व्यवस्थित हो जाए, गेज के आकार का जो चीरा है वो आप लगा दीजिए और इन दोनों को व्यवस्थित करके इन्हें आप धागे से बांध दीजिए। जब भी इन दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आएगा यह फिर से एक नए पादप के रूप में निर्मित
हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रोपण विधि अपनाई जा सकती है, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, एक ही प्रजाति के दो प्रकार की किस्मों को अपन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं, अर्थात दो पादपों को अपन यहाँ पर अपनाएंगे। एक पादप उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए, जिसे अपन ने पादप ए कहा है, और उसका शाखा युक्त भाग लिया जाएगा जिसे अपन साइयोन कहेंगे। ठीक है, सॉरी, कलम वाला भाग कलम कहा जाएगा, और दूसरा स्टॉक वाला भाग लिया जाएगा। ठीक है, दूसरे पादप का निम्न गुणवत्ता वाला जो पादप होगा, जिसका तने का निचला जड़ युक्त भाग अपन लेंगे, जिसे स्टॉक कहा जाएगा, और इसे यहाँ पर स्कंद कहा जाएगा। ठीक है, और जब अपन रोपण विधि को अपनाते हैं तो कलम और स्कंद वाले भाग पर किस प्रकार का चीरा अपन लगाते हैं, और उस चीरे के साइज के आधार पर यहाँ पर ग्राफ्टिंग विधि चार प्रकार की हो सकती है। पहली विधि पढ़ी थी अपन ने जिव्यारोपण विधि, दूसरी अपन ने पढ़ी थी कलम रोपण विधि, कलम रोपण विधि। तीसरे नंबर पर पढ़ी थी अपन ने क्राउन विधि, और चौथे नंबर पर पढ़ी है अपन ने वेज विधि। तो चार प्रकार से यहाँ पर रोपण विधि को अपनाया जा सकता है। अब लास्ट आपके पास में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरे नंबर की विधि, जिसे अपन दाब विधि कहेंगे, लेयरिंग विधि इसे कहा जाएगा। देखते हैं दाब विधि जो है वो किस प्रकार से अपनाई जा सकती है, किस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हेतु दाब विधि को अपनाया जा सकता है। दाब विधि जो है यह भी दो प्रकार की हो सकती है। एक होगी टीला दाब विधि, टीला दाब विधि जिसे माउंड लेयरिंग कहा जाएगा, टीला दाब विधि। और दूसरी होगी आपके पास में वायु दाब विधि, वायु दाब विधि जिसे कहा जाएगा यहाँ पर एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। चलिए देखिए, दोनों विधियों को अपन देख सकते हैं, किस प्रकार से टीला दाब विधि को अपनाया जा सकता है और किस प्रकार से वायु दाब विधि को अपनाया जाता है। सबसे पहले तो टीला दाब विधि, इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि ये जो विधि है, यह जो ब्रांचेज वाले जो पादप होते हैं जिनकी शाखाएं लचीली होती है, उन पादपों पर इसे अपनाया जाता है, इसे अपनाया जाता है जिनकी शाखाएं या तना वाला भाग जो है वो लचीला होता है, लचीला होता है। ठीक है, आप देखिए किस प्रकार से टीला दाब विधि को अपन अपना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोगरा, चमेली, इन पादपों के ऊपर टीला दाब विधि को अपनाया जा सकता है। यदि अगर अपन पादप स्वभाव को देखें तो ये मृदा वाला भाग जहाँ पर ये कोई भी पादप विकसित है जिसमें ये शाखाएं लगी हुई है, ब्रांचेज जो है वो नरम है, लचीली शाखाएं हैं, और इन शाखाओं में से किसी भी एक प्रकार की शाखा का अपन यहाँ पर चयन कर लेते हैं, जिसे आसानी से क्या किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है। और इस शाखा को चयन करके अपन मध्य में से इसको पास ही स्थित मृदा के अंदर 2 से 3 पर्व संधियों के साथ व्यवस्थित कर देते हैं, गाड़ देते हैं। किस प्रकार से देखिए, मानकर चलिए अपन ने ये शाखा का चयन किया है और इस शाखा को अपन ने खींच करके पास ही स्थित मृदा के अंदर इस प्रकार से इसको अपन ने गाड़ दिया है, जिसका अंतिम सिरा जो शाखा युक्त भाग है, जो पत्ती युक्त भाग है, वो मृदा से बाहर की ओर निकला हुआ होना चाहिए। और जिस स्थान पर आपने मृदा के नीचे शाखा को दबाया था या तने वाले भाग को दबाया था, उस पर कम से कम 2 से 3 पर्व संधियों का दबा हुआ होना आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यह स्थिति है, जो मृदा वाला भाग है, यहाँ पर अब ये टीला विकसित हो जाता है
और इस टीले वाले भाग पर ड्रॉप करके बूंद बूंद करके जो है वो अपन पानी डालते रहते हैं। कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि जिस शाखा को आपने मृदा के नीचे की ओर दबाया था उनकी पर्व संधियों से धीरे धीरे छोटी छोटी जो है वो अपस्थानिक शाखाएं विकसित हो जाती है। और जब इन पर अपस्थानिक शाखाएं विकसित हो जाती है उसके पश्चात इस पादप भाग को यहाँ से कट करके अलग करके इसको आप पास ही स्थित मृदा के अंदर गाड़ सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो और ये भी भाग जो है वो आगे जाकर के फिर से एक नए पादप के रूप में निर्मित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो विधि होती है वह कहलाती है माउंट लेयरिंग टीला दाब विधि। सामान्यतः किसके ऊपर अपनाई जा सकती है? उन पादपों पर अपनाई जा सकती है जिनकी शाखाएं अथवा तना जो है वो कैसा होता है, लचीला होता है, मुलायम होता है, ताकि उसे खींच करके पास से स्थित मृदा के अंदर दबा दिया जाए। दबाते समय जिस शाखा को आपने मृदा के नीचे की ओर दबाया है उस शाखा पर कम से कम 2 से 3 पर्व संधियों का होना आवश्यक है और शाखा का अंतिम सिरा जिस पर पत्तियां व्यवस्थित होती है वो सदैव मृदा से बाहर की ओर निकली हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो विधि है वो टीला दाब विधि कहलाती है, जिसे अपन मोगरा चमेली जो है उनके ऊपर अपना सकते हैं। दूसरे नंबर की जो विधि है वो है आपके पास में वायुदाब विधि। वायुदाब विधि मतलब एयर लेयरिंग। यहाँ पर दाब विधि को ही अपनाया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से दाब को यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन यह दाब जो है वो वायु के अंदर ही लगाया जाएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जो विधि है यह वृक्ष स्वभाव के जो पादप होते हैं, वृक्ष स्वभाव के पादप, उन पादपों पर इस विधि को अपनाया जा सकता है जिनकी शाखा को अपन मोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उनके ऊपर अपन इस वायुदाब विधि को अपना सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे देखिए अपन किसी भी प्रकार का वृक्ष स्वभाव का कोई पादप है और इस वृक्ष स्वभाव के पादप की किसी एक शाखा का अपन यहाँ पर चयन कर लेते हैं। ये एक विकसित होने वाली शाखा है और इस शाखा का चयन करके इस शाखा पर अपन वायुदाब विधि को अपनाते हैं। इस शाखा का चयन करके इस शाखा पर जो तना वाला जो भाग है इसकी बार्क जो है छाल उसको अपन यहाँ से पतली कर देते हैं, चाकू की सहायता या ब्लेड की सहायता से अपन इसे छील लेते हैं। किस प्रकार से, जैसे मानकर चलिए ये तने वाला भाग है जिसकी ये मोटाई है, जिसको आपने वायुदाब विधि के लिए अपनाया है और इसकी जो बार्क होती है, मोटी जो छाल होती है, जो निर्जीव होती है, उसको अपन एक निश्चित स्थान से यहाँ से इसको हटा देते हैं और इस स्थान से इस शाखा को अपन पतला कर देते हैं, बारीक कर देते हैं। तो ये जो शाखा है वो इस प्रकार की व्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है, अब इस जहां से जिस स्थान से आपने छाल को हटाया था उस स्थान पर आप कोई भी गीला कपड़ा या रुई या मृदा को कपड़े में लेकर के आप इसके ऊपर धागे की सहायता से इसको अपन बांध देते हैं। यहाँ पर अपन ने इस विधि को अपनाया था, तो इस प्रकार से अपन ने इसको व्यवस्थित कर दिया और अब ये जो स्थान है, ये जो प्रक्रिया है यह कहलाती है गुटी। ठीक है, अब इस गुटी वाले स्थान पर पानी देने के लिए ड्रॉप करके पानी देने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी पादप की जो इससे ऊपर वाली जो शाखा होती है, इससे ऊपर वाली शाखा पर अपन पानी का कोई भी एक पात्र व्यवस्थित कर देते हैं। उस पात्र के निचले हिस्से पर एक छोटा सा छिद्र कर देते हैं और छिद्र करके एक रस्सी इससे लटका देते हैं ताकि इससे बूंद बूंद करके जल जो है वो इस गुटी वाले स्थान पर गिरता रहे। इसके अंदर अपन पानी भर देते हैं जिससे बूंद बूंद करके जो है पानी वो गुटी वाले स्थान पर गिरता रहे। कुछ समय बाद आप देखोगे कि जिस स्थान पर गुटी वाले स्थान के दोनों किनारों पर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं या जड़ें जो है वो विकसित हो जाती है और जब इस प्रकार की अपस्थानिक संरचनाएं यहाँ पर विकसित हो जाती है उस समय पर इस भाग को आप मुख्य पादप भाग से पृथक कर लीजिए और पृथक करके इसे पास स्थित मृदा के अंदर गाड़ दीजिए। कुछ समय पश्चात देखोगे कि इसी पादप भाग से गुटी वाले भाग से आगे जाकर के नए पादप का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अमरूद वगैरह जो है, एगेव वगैरह जो है या वृक्ष स्वभाव के जो पादप होते हैं उन पादपों पर अपन इस वायुदाब विधि को अपना सकते हैं।
तो ये है आपके पास में दाब विधि, जो 2 प्रकार की हो सकती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की ये तीसरे नंबर की विधि है, जो 2 प्रकार की हो सकती है। एक टीला दाब विधि, माउंट लेयरिंग जिसे कहा जा सकता है, और दूसरे नंबर की विधि होगी वायु दाब विधि, जिसे एयर लेयरिंग कहा जाएगा। टीला दाब विधि उन पादपों पर अपनाई जाएगी जिनकी शाखाएं पतली होंगी, तना पतला होगा, मुलायम होगा, लचीला होगा, जैसे मोगरा वगैरह, चमेली। ठीक है। शाखा को जब आप मृदा के अंदर नीचे व्यवस्थित करते हो तो 2 से 3 परोसंधियों का होना आवश्यक है, और अंतिम सिरा जिस पर पत्तियां वगैरह लगी हुई है उसको मृदा से बाहर की ओर रखना होगा। कुछ समय पश्चात परोसंधि वाले स्थान से अपस्थानिक कलिकाएं, जड़ें विकसित हो जाएगी, और इस पादप भाग को अलग करके नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से वायुदाब विधि है, जो वृक्ष स्वभाव के पादपों पर अपनाई जा सकती है, जिनकी शाखा को अपन मृदा के अंदर दबा नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए अपन ने क्या किया है, किसी एक वृक्ष स्वभाव के पादप की किसी एक शाखा का अपन ने चयन किया है, और उस शाखा से बार्क छाल को अपन ने चाकू अथवा पत्ती की सहायता से उससे अपन ने छील दिया है, हटा दिया है, और उसको अपन ने पतला कर दिया है। और उसके ऊपर मिट्टी के गीले कपड़े के अंदर मिट्टी लेकर के या कॉटन के अंदर मिट्टी लेकर के उसे अपन ने धागे की सहायता से मजबूती से बांध दिया है, जिसे अपन ने कहा है गुटी। और इस गुटी पर लगातार पानी रखने के लिए इसके ऊपरी स्थान पर अपन ऊपरी शाखा पर एक पानी का पात्र अपन यहाँ पर डाल देते हैं, रख देते हैं, और उस पानी के पात्र के निचले स्थान पर छेद करके एक रस्सी लटका देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी जो है वो इसके ऊपर गिरता रहे। जब अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाती है तो इस पादप भाग को मुख्य पादप भाग से पृथक करके पास स्थित मृदा के अंदर गाड़ देते हैं, जिससे ये नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संपन्न हुआ है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन आपके पास में यहाँ पर पूरा हुआ है। ठीक है। 2 प्रकार से कायिक प्रवर्धन माना है अपन ने, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पादप के 3 कायिक भाग द्वारा संपन्न हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से ही स्वतः ही संपन्न हुआ है, जिसके अंदर मानवीय गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तनों द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और जनन संरचनाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन हुआ है। दूसरे नंबर की विधि थी जिसके अंदर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन था, जिसके अंदर मानवीय गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, और उन्नत किस्म के पादपों को विकसित करने के लिए इस विधि को मुख्यतः अपनाया जाता है। 3 प्रकार की विधियां अपन ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर पढ़ी थी। एक पढ़ी थी अपन ने कर्तन विधि, जिसके अंतर्गत मूल कर्तन और तना कर्तन विधि को अपन ने पढ़ा है। दूसरे नंबर की विधि पढ़ी अपन ने रोपण विधि, जिसमें अपन 2 प्रकार के पादपों का चयन करेंगे। और तीसरे नंबर की विधि अपन ने पढ़ी है दाब विधि, जिसके अंतर्गत टीला दाब विधि और वायु दाब विधि का अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवृत बीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 विधियों से संपन्न होता है। एक अनिषेक बीज था, एक एगेमोस्पर्मी, जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाएगा, और दूसरा कायिक प्रवर्धन, जिसके अंतर्गत पादप के कायिक भागों द्वारा जड़, तना एवं पत्ती द्वारा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से उसके ही समान नए पादपों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास में पार्ट 2 आवृत बीजी पादपों का। अब इसके अंदर अपन एक छोटा सा टॉपिक और जो है वो देख लेते हैं, ताकि आपका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है जनन की विधि। अपन पढ़ रहे थे आवृत बीजी पादपों के अंदर जनन, और जनन की दूसरी विधि जो है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि अपन ने देखा है कि पादप के 2 भाग अपन यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक पादप का कायिक भाग, जिसके अंदर उसके 3 भाग होते हैं, जड़, तना एवं पत्ती, और एक सर्टेन भाग होता है जिसके अंदर अपन पादप के पुष्प वाले भाग को सम्मिलित करते हैं, और उस पुष्प वाले भाग के अंदर जनन संरचनाएं उपस्थित होती है, जिनके द्वारा इन आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन लैंगिक जनन को समझने से पहले सबसे पहले अपन यहाँ पर पुष्प की संरचना देखेंगे। पुष्प की संरचना।
चलिए, पुष्प की संरचना को अपन आवृत बीजी पादपों में जनन के पार्ट 3 के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।